तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। और आज मैं आप लोगों के लिए डीमन स्लेयर के सीजन 3 का एपिसोड नंबर 6 लेकर आ चुका हूँ। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आइए वीडियो में बढ़ते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें गैन्या का सीन दिखाया जाता है, जो कि बिल्कुल एक डीमन की तरह लग रहा था। और उसे ऐसा देखने के साथ तांजीरो भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और तांजीरो आगे बढ़ने से पहले भी सोच रहा था। और दूसरी तरफ कारा को चिल्लाने लग जाता है कि आखिर ये किस तरह का अटैक है, क्योंकि ये लोग हील भी नहीं हो पा रहे थे। और तांजीरो यहाँ पर समझ जाता है कि उनका ये जो अटैक था उसने काफी अच्छी तरीके से काम किया है। और इसी चक्कर में इन डीमंस को काफी अच्छा डैमेज मिला है। और तभी दूसरा डीमन उसे जवाब देते हुए कहने लगता है कि हम धीरे धीरे हील हो रहे हैं, तो चिल्लाना बंद करो। तांजीरो यहाँ पर यही सोच रहा था कि आइजित्सु का सर भी पहले ही टाइम पर काट दिया गया था, लेकिन अभी भी ये लोग जिंदा कैसे हैं। तांजीरो को यहाँ पर ये समझ आ जाता है कि जैसे उन्होंने ग्यूटारो और उसकी सिस्टर को मारा था, वैसे वो इन लोगों को नहीं मार सकते। और अब तांजीरो नेजुको के पास जाता है ताकि वो उसे फ्री करवा सके। वो उसके ऊपर पड़ा हुआ बोझ सारा हटाता है और इसी के साथ नेजुको उसे हक करती है। अब तांजीरो कहने लगता है कि उसे इन चारों डीमंस की स्मेल तो आ ही रही थी, लेकिन साथ ही साथ एक और डीमन की भी स्मेल आ रही थी, जो कि इन्हीं के बीच में छुपी हुई थी। इसी के चलते तांजीरो ये रियलाइज करता है कि इसी जगह पर एक और डीमन भी मौजूद है, जो कि इन बाकी के डीमंस को कंट्रोल कर रहा है। अचानक से गैन्या तांजीरो के पास आता है और उसका गला दबा लेता है। वो बौखलाते हुए कहने लगता है कि मैं ही सारे अपर रैंक डीमंस को मारूंगा, तो तुम मेरे बीच में क्या कर रहे हो। अब तांजीरो उससे पूछने लगता है कि आखिर तुम मेरा गला क्यों दबा रहे हो। और इसी के चलते गैन्या उसका गला और भी जोर से दबाने लग जाता है। और वो बताता है कि वो एक दिन हाशिरा जरूर बनकर दिखाएगा। गला दबने की वजह से तांजीरो को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराने के साथ उसे जवाब देता है कि मैं और नेजुको तुम्हारे साथ हर टाइम इस जर्नी के अंदर खड़े रहेंगे। अब तांजीरो उससे कहने लगता है कि यहाँ पर 4 डीमंस के अलावा भी एक और डीमन मौजूद है और हमें उसे ढूंढकर मारना होगा। गैन्या को यहाँ पर तांजीरो की बात का विश्वास नहीं होता। वो कहने लगता है कि तांजीरो झूठ बोल रहा है, लेकिन तांजीरो की आंखें सब कुछ बयां कर रही थी। और अब वो समझ चुका था कि तांजीरो यहाँ पर सच बोल रहा है। और अचानक से इन लोगों के सिर पे बिजली गिरने वाली थी, लेकिन तांजीरो गैन्या को दूर फेंक कर बचा लेता है। वो चारों के चारों डीमंस फिर से रिवाइव हो चुके थे। तांजीरो अब गैन्या को नेजुको के पास भेज देता है और कहने लगता है कि हमें इनका मुकाबला करना होगा। वो गैन्या से कहता है कि तुम इस पर अटैक मत करना, ये मेरी छोटी बहन है और मैं जाकर उस 5th डीमन को ढूंढता हूँ। अब गैन्या यूरुकी से लड़ाई करने लग जाता है और दूसरी तरफ नेजुको भी दूसरे डीमन से लड़ाई कर रही थी। वो डीमन अपना एक विंड अटैक करता है और इस विंड अटैक से तांजीरो बाल बाल बचता है, लेकिन उस अटैक की वजह से हॉट स्प्रिंग की सारी स्मेल उड़ जाती है, जिसके चलते तांजीरो की नाक फिर से सही से काम करने लगती है। तांजीरो अपनी आंख बंद करने के साथ ही कंसंट्रेट करने लग जाता है और उसे यहाँ पर 5th डीमन की स्मेल भी आने लगती है। और अब हमें वो 5th डीमन दिखाया जाता है, जो कि छुपकर बैठा हुआ था और ये था वही हान डेंगू। और यहाँ पर इसकी काफी ज्यादा फटी पड़ी हुई थी। वो अपने आप से ही बात करते हुए कहने लगता है कि मेरे चारों डीमंस उन लोगों को रोक कर रखेंगे, तो मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तांजीरो जोर से चिल्लाते हुए गैन्या को कहने लगता है कि वो 5वां डीमन जंगल के अंदर छुपा हुआ है और तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए। सेकिडो भी ये सब सुन लेता है और अपने दोस्त से कहने लगता है कि जाकर उसे रोको। तांजीरो गैन्या को कहता है कि तुम्हें नॉर्थ ईस्ट के अंदर जाना होगा, वो डीमन वहीं पर छुपा हुआ है। सेकिडो अपनी लाइटनिंग की मदद से इन दोनों को रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन गैन्या फिर भी फॉरेस्ट के अंदर चला जाता है। तांजीरो नेजुको को कहने लगता है कि तुम्हें सेकिडो को रोकना होगा और तुम्हें उसे बिजली गिराने से भी रोकना होगा। यूरुकी जैसे हवा में उड़ता है तो कारा को उसके पीछे से आकर विंड का अटैक कर देता है और इसी चक्कर में तांजीरो हवा में निकल लेता है। अब तांजीरो एक पेड़ को पकड़ लेता है और अपनी तलवार को भी जमीन के अंदर गाड़ लेता है ताकि वो हवा में और ना उड़ जाए। दूसरी तरफ सेकिडो यहाँ पर अपना लाइटनिंग का अटैक कर रहा था, लेकिन तभी नेजुको बीच में आ जाती है उसे रोकने के लिए। लेकिन तभी आइजित्सु उस पर अटैक कर देता है और उसे रोकने में भी कामयाब हो जाता है। अब हमें ग्यूको का सीन दिखाया जाता है, जिसने मिस हाशिरा को बंद कर रखा था और यहाँ पर मुइचीरो को काफी ज्यादा पेन हो रहा था। वो अपनी स्वॉर्ड से इस जगह को काटने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसकी इस मेहनत का कोई फायदा नहीं होता। ग्यूको उसे ऐसा करते हुए देख काफी ज्यादा हंसने लग जाता है, क्योंकि उसे काफी ज्यादा मजा आ रहा था। वो बताता है कि तुम्हें ऐसा करते देख तो मेरी क्रिएटिविटी और भी ज्यादा बढ़ रही है, तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है। अब दूसरी तरफ यहाँ पर आइजित्सु ने नेजुको को बांध कर रखा हुआ था। वो बताता है कि ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और फिर वो सेकिडो से कहने लगता है कि इसके ऊपर जोर का हमला करो। और अब जैसे ही सेकिडो हमला करने ही वाला था तो तांजीरो उसके बीच में आकर अपनी रेड ब्लेड की मदद से उसका हाथ काट देता है। अब इसी के चलते सेकिडो यहाँ पर एक चीज नोटिस करता है कि तांजीरो काफी ज्यादा फुर्तीला हो चुका है और अचानक से उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ चुकी है। मुजान ने उसे जिस तांजीरो के बारे में बताया था उससे कई ज्यादा वो ताकतवर अब हो चुका है और अब वो यूरुगी का राइट विंग और उसका कान भी आसानी से काट देता है।
दूसरी तरफ नेजुको आइजोत्सु का सर पकड़कर आगे बढ़ने लग जाती है। वो अपने ब्लड डीमन आर्क का इस्तेमाल करती है, जिस वजह से उसकी पूरी बॉडी जलने लग जाती है। तांजीरो यहाँ पर काराको पर अटैक करने जा रहा था, लेकिन विंड का अटैक हो जाने की वजह से वो जमीन पर गिर जाता है और अब वो ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहा था। अब जैसे ही काराको का ध्यान गेन्या पर जाता है तो अचानक से उसके ऊपर एक अटैक आकर पड़ जाता है और यह अटैक दरअसल में तांजीरो का ही था, जो कि अब उसे आकर पड़ा था। तांजीरो अब चिल्लाने के साथ गेन्या को बताता है कि तुम्हें साउथ में सीधे सीधे चलना पड़ेगा, तभी वो फिफ्थ डीमन तुम्हें मिलेगा। लेकिन गेन्या भाग रहा था और उसे वो डीमन नहीं मिलता। वो यही सोच में पड़ा होता कि आखिर वो डीमन अपने ब्लड डीमन आर्ट का इस्तेमाल करके कहाँ छुपा हुआ है। एक तरफ तांजीरो यहाँ पर लड़ाई भी कर रहा था तो दूसरी तरफ वो साथ ही साथ गेन्या को रास्ता भी बता रहा था। तांजीरो उसे राइट में नीचे देखने को कहने लगता है और तभी उसे वो फिफ्थ डीमन दिख जाता है। उस फिफ्थ डीमन ने अपनी साइज छोटी कर ली थी और गेन्या उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाता है। गेन्या यही सोच रहा था कि इतना छोटा सा डीमन उन 4 ताकतवर डीमंस को कंट्रोल कैसे कर रहा है। ये सभी लोग इतने लंबे समय से लड़ाई कर रहे थे और इतना सा डीमन इन लोगों के रास्ते का कांटा बना हुआ था। अब गेन्या हान डेंगो पर अटैक करने लग जाता है, लेकिन अचानक से उसकी तलवार 2 टुकड़ों के अंदर स्प्लिट हो जाती है। ये देखने के साथ ही गेन्या फिर से हैरान रह जाता है। वो अपनी शॉटगन निकालकर उस पर हमला करने लग जाता है, लेकिन इस सब से भी उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। इतना सब कुछ करने के बाद भी उस डीमन के ऊपर एक भी खरोच नहीं आई थी और गेन्या यहाँ पर यही सोचकर परेशान हो रहा था कि आखिर वो इसे हरा क्यों नहीं पा रहा। गेन्या के पीछे अचानक से सेकिडो आ जाता है, जो कि उस पर हमला करने ही वाला था। वो अपने खकारा से उसके गले पर अटैक करने ही वाला था और गेन्या को यहाँ पर अचानक से एक चीज रियलाइज होती है कि वो इस अटैक से नहीं बच सकता और अगर उसकी गर्दन पर यह अटैक हुआ तो वो अपनी गर्दन को भी रीजनरेट नहीं कर पाएगा। अब गेन्या का आखिरी समय आ चुका था, जिस वजह से वो अब अपने बड़े भाई को याद करने लगता है। वो सिर्फ हाशिरा इसलिए बनना चाहता था ताकि उसका भाई उसकी कदर करे और अपने पास्ट के लिए वो उसे माफ कर सके। और अब इसी के चलते हमें गेन्या का पास्ट दिखाया जाता है। हमें यहाँ पर गेन्या की मॉम के बारे में बताया जाता है, जो कि हाइट में काफी ज्यादा छोटी थी, लेकिन छोटी हाइट होने के बाद भी वो काफी ज्यादा मेहनती थी। और दूसरी तरफ उसके डैड की हाइट काफी ज्यादा लंबी थी, लेकिन वो उन लोगों को काफी अलग तरह से ट्रीट किया करते थे। गेन्या के फादर को सोसाइटी के अंदर भी कोई ज्यादा पसंद नहीं किया करता था और इसी चक्कर में किसी ने उनकी चाकू मारकर हत्या कर दी थी। उसके फादर उन लोगों को घर में काफी बुरी तरह से मारा करते थे, लेकिन बच्चों को बचाने के लिए हर समय उसकी मॉम बीच में आ जाया करती थी। गेन्या की मॉम काफी ज्यादा भले ही कमजोर थी, लेकिन हिम्मत की उनके अंदर बिल्कुल कमी नहीं थी। वो अपने बच्चों को हर समय प्रोटेक्ट करती थी। एक रात जब ये सभी लोग सो रहे थे तो गेन्या सो नहीं पा रहा था और उसे इस बात की चिंता हो रही थी क्योंकि उसकी मॉम अभी तक घर पर नहीं आई थी और उसका बड़ा भाई सानेमी भी यही सोचकर जाग रहा था। सानेमी गेन्या से कहने लगता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं उन्हें ढूंढ कर लेकर आता हूँ। लेकिन गेन्या भी उसके साथ आना चाहता था, जिस वजह से वो उसे अपना वादा याद दिलाने लगता है। सानेमी के जाने के साथ ही हम लोगों को यहाँ पर बताया जाता है कि वो सभी बच्चे जाग रहे थे और इन सभी लोगों के अंदर से अभी तक कोई सो नहीं पा रहा था और इन लोगों की मौत आज तक इतनी ज्यादा लेट कभी नहीं हुई थी, इसीलिए इन लोगों को चिंता हो रही थी। अब गेन्या इन सभी लोगों को सोने के लिए कहने लगता है। गेन्या उन बच्चों से कहने लगता है कि जब तक तुम सोकर उठोगे तब तक वो दोनों आ जाएंगे। और अब अचानक से दरवाजे पर नॉक होता है और ये सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि इन्हें लग रहा था कि मॉम आ गई है। लेकिन गेन्या को यहाँ पर कुछ अजीब सा लगने लगता है और वो इन लोगों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ये लोग दरवाजा खोलने लगते हैं और अचानक से घर के अंदर कोई घुस जाता है जो कि चारों बच्चों को अचानक से मार देता है और इस चक्कर में जो खून उड़ा था वो जाकर सीधा गेन्या के चेहरे पर लगता है। उस चीज ने लैम्प को भी तोड़ दिया था। गेन्या यहाँ पर समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये चीज क्या है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये वुल्फ है या फिर कोई और जानवर या फिर ये कोई डीमन है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर गेन्या का बड़ा भाई आ जाता है जो कि उस चीज को लेकर साथ ही में नीचे कूद जाता है। गेन्या अपने भाई बहनों को मरता देख काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका था और अचानक से यहाँ पर सुबह भी हो जाती है, लेकिन फिर भी गेन्या को लग रहा था कि अगर वो डॉक्टर को बुला लेगा तो वो इन सभी लोगों को बचा पाएगा। लेकिन फिर भी गेन्या को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और अचानक से वो सानेमी को अपने सामने खड़ा हुआ पाता है जो कि खून में सना हुआ था। सानेमी ने अपनी ही मॉम को जान से मार दिया था और गेन्या उससे पूछने लगता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। वो अपनी मॉम को पकड़कर रोने लगता है, लेकिन तभी उसकी मॉम डिसअपीयर होने लगती है। और यहाँ पर अब हम फिर से प्रेजेंट टाइम के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर गेन्या अपने बड़े भाई से माफी मांगने लगता है। वो मन ही मन कहने लगता है कि मुझे माफ कर देना बड़े भाई, क्योंकि मैंने उस दिन तुम्हें काफी बुरी चीजें सुना दी थी। मुझे माफ कर देना क्योंकि जिस चीज को मैं एक वुल्फ समझ रहा था वो तो हमारी ही मॉम थी।
जो कि किसी वजह से एक डीमन के अंदर कन्वर्ट हो चुकी थी। मुझे पता है कि तुम अपनी फैमिली की ही रक्षा कर रहे थे, लेकिन तब तुम्हें नहीं पता था कि सामने वाला इंसान तुम्हारी मॉम है। फैमिली को बचाने के चक्कर में तुम्हें अपनी ही मॉम को मारना पड़ा, लेकिन इस सब के चलते भी मैंने ही तुम्हें खरी खोटी काफी ज्यादा सुनाया। और हम दोनों ने एक दूसरे से ये कसम भी खाई थी कि हम दोनों किसी भी हालत में अपनी फैमिली की रक्षा करेंगे। गेन्या यहाँ पर ये चीज इसीलिए सोच रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि अब उसके पास बचने का कोई मौका नहीं है और इसके बाद वो अपने भाई से कभी माफी नहीं मांग पाएगा। और गेन्या इस चीज से भी काफी ज्यादा दुखी था कि वो आज के बाद कभी भी एक हाशिरा नहीं बन पाएगा। गेन्या के भाई ने उससे कहा था कि वो हाशिरा नहीं बन पाएगा, इसीलिए उसे इस जगह को छोड़कर चले जाना चाहिए। वो यहाँ पर अपनी मौत को एक्सेप्ट कर चुका था, लेकिन अचानक से पीछे से तांजीरो आ जाता है और गेन्या को बचाने के साथ ही कहने लगता है कि तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए, तुम जाकर उस फिफ्थ डीमन को फटाफट से मार दो। तांजीरो बताता है कि तुम्हें तो हाशिरा बनना है, गेन्या तुम्हें आगे बढ़ना होगा क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। अचानक से पीछे से आइजेत्सु आ जाता है और वो यहाँ पर वीपिंग स्पेयर नामक हमला करने लगता है। तांजीरो यहाँ पर डर जाता है कि वो इस अटैक को नहीं ले पाएगा, लेकिन पीछे मुड़ने के साथ ही गेन्या ने उस अटैक को अपने ऊपर ले लिया था और इसी चक्कर में गेन्या की पूरी बॉडी के ऊपर काफी सारे छेद हो चुके थे। गेन्या तांजीरो को कहने लगता है कि तुम उस डीमन को जाकर रोको, यहाँ पर इसे मैं रोकता हूँ। यहाँ पर गेन्या आइजेत्सु से लड़ाई करने लगता है और दूसरी तरफ तांजीरो को हानडेंगू मिल जाता है। उसे देखने के साथ ही तांजीरो उस पर सन ब्रीडिंग टेक्निक से हमला करता है और इस एपिसोड का अंत यहीं पर हो जाता है। तो आखिर आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना और इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो अब मिलते हैं इसी टाइप की किसी और अमेजिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एवरीवन।